के वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने 2026-27 के लिए 3.47 लाख करोड़ का बिहार का बजट पेश किया, जो 2025-26 की तुलना में करीब 30,000 करोड़ ज्यादा है। इस बजट में उद्योग, शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर पर खास फोकस है। 7 निश्चय 3 के संकल्प के साथ बिहार को देश के अग्रणी विकसित राज्यों की श्रेणी में लाने का लक्ष्य रखा गया है। बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने 2026-27 का बजट पेश किया। विजेंद्र प्रसाद यादव ने 3,47,589 करोड़ रुपए का बजट पेश किया, जो 2025-26 की तुलना में करीब 30,000 करोड़ ज्यादा है। चालू वित्त वर्ष 2025-26 का बजट 3,17,000 करोड़ का था। वित्तीय वर्ष 26-27 में बिहार का राज्य का बजट आकार 3,47,589 करोड़ 76 लाख रुपए है। उम्मीदों के मुताबिक बिहार में उद्योगों का जाल बिछाने और 1 करोड़ नौकरी रोजगार को प्राथमिकता में रखते हुए ये बजट पेश किया गया है। बजट में महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए 10,000 से 2 लाख रुपए तक के ऋण और मदद की बात के साथ ही उद्योग के क्षेत्र में 50 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। इस संकल्प के अंतर्गत राज्य की प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना, 1 करोड़ रोजगार अवसर सृजित करना, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। अब तक 1,56 लाख से अधिक महिला सदस्यों को 10-10 हजार रुपए की सहायता दी जा चुकी है। साथ ही उनके व्यवसाय को और आगे बढ़ाने में मदद करने के लिए 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी। वित्त मंत्री और नीतीश सरकार की प्राथमिकता में सबसे ऊपर शिक्षा विभाग को रखा गया है। शिक्षा विभाग का बजट 68,216 करोड़ रखा गया है, जबकि आधारभूत संरचनाओं जैसे सड़क, पुल, बिजली, पानी और भवन के निर्माण और रखरखाव के लिए 63,455 करोड़ का पूंजीगत खर्च रखा गया है। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को हर साल 3,000 रुपए दिए जाएंगे, जिससे खाद, बीज और सिंचाई में मदद मिलेगी। 25-26 के लिए अनुमान है कि बिहार की अर्थव्यवस्था 14.9% की दर से आगे बढ़ेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बजट की तारीफ की। सीएम ने कहा, बजट 2026-27 में वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने विकसित बिहार का खाका खींचा है। ये बजट 7 निश्चय पार्ट 3 के संकल्प को पूरा करने में मददगार साबित होगा। कुल मिलाकर वित्त मंत्री विजेंद्र यादव ने बिहार के अब तक के सबसे बड़े बजट को पेश किया। सरकार का दावा है कि इस बजट के जरिए बिहार आत्मनिर्भर और समृद्ध होते हुए विकसित बिहार की ओर ऐतिहासिक छलांग लगाएगा। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार, शैलेंद्र और आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार के वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने 2026-27 के लिए 3.47 करोड़ का बजट पेश किया, तो 2025-26 की तुलना में करीब 30,000 करोड़ ज्यादा है। बजट में उद्योग के क्षेत्र में 50 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। आधारभूत संरचनाओं जैसे सड़क, पुल, बिजली, पानी और भवन के निर्माण और रखरखाव के लिए 63,455 करोड़ का पूंजीगत खर्च रखा गया है। शिक्षा विभाग का बजट 68,216 करोड़ रखा गया। तो मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को हर साल 3,000 रुपए दिए जाएंगे। बिहार के बजट पर सियासत भी गर्मा गई है। एनडीए का कहना है कि यह बजट विकसित बिहार के संकल्प को पूरा करेगा, तो विपक्ष ने बजट पर सवाल उठाए हैं। देखिए, ये उम्मीदों से बेहतर बजट है और सबसे दिलचस्प पहलू क्या है, और इस बार पिछले वर्ष के मुकाबले जो इस वर्ष के बजट का फासला है वो लगभग 30,000 करोड़ रुपए का है। बिहार वासियों की मेहनत के बल पर और इस सरकार की कार्यकुशलता के बल पर, नीतीश कुमार के दूरगामी सोच वाले नेतृत्व के कारण आज बिहार सीमित संसाधनों के बावजूद विकसित प्रदेशों से भी जो तरक्की की रफ्तार है उसमें ये कम्पीट कर रहा है, उस स्पर्धा में भी अपना स्थान बनाए हुए है। आज का बजट बिहार के हित में है, बिहार के गांवों के हित में है, नौजवानों के हित में है, बेरोजगारों के हित में है
और अनवरत विकास की गति और बढ़ाएगी इस बजट के माध्यम से। हम इसका स्वागत करते हैं। बजट में डेंटिंग पेंटिंग की गई है और बजट में कोई नया चीज नहीं है। जो पुराना बजट था उसी में थोड़ा डेंटिंग पेंटिंग किया गया है। इसके लिए इसके अलावा कुछ नहीं है। आकार थोड़ा बढ़ाया गया है जरूर। बढ़ते हैं आगे बात अगली खबर की। मोकामा से जेडीयू विधायक अनंत सिंह ने आज आधिकारिक रूप से विधायक पद की शपथ ली। शपथ लेने के बाद अनंत सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पैर छूकर आशीर्वाद दिया और स्पीकर प्रेम कुमार से भी मुलाकात की। शपथ लेने के बाद अनंत सिंह ने कहा, हम निर्दोष हैं, मुझे 100% भरोसा है, न्याय मिलेगा। बिहार के बजट सत्र का दूसरा दिन दो बातों को लेकर चर्चा में रहा। पहला 2026-27 का बजट पेश हुआ और दूसरा छोटे सरकार के नाम से चर्चित मोकामा के जेडीयू विधायक अनंत सिंह ने आधिकारिक रूप से विधायक पद की शपथ ली। अनंत सिंह के शपथ लेने के बाद जिस तस्वीर की चर्चा सबसे ज्यादा है वो है अनंत सिंह का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पैर छूकर आशीर्वाद लेना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास पहुंचे, उनका पैर छुआ और आशीर्वाद लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी अनंत सिंह का हालचाल पूछते दिखे। बता दें कि दुलारचंद यादव हत्याकांड में करीब 3 महीने से न्यायिक हिरासत में बंद अनंत सिंह को केवल शपथ के लिए बाहर आने की अनुमति दी गई थी। शपथ लेने के बाद अनंत सिंह ने कहा, हम निर्दोष हैं, मुझे 100% भरोसा है न्याय मिलने का। न्याय की उम्मीद करते हैं। हाँ, न्याय की उम्मीद करते हैं 100%। जिस कांड में आप जो है हाँ, उस कांड में निर्दोष है, जांच चल रहा है, हम निर्दोष हैं, हमको न्याय मिलेगा। न्याय मिलेगा? हाँ, मिलेगा। बता दें अनंत सिंह करीब 3 महीनों से जेल में बंद हैं। दुलारचंद यादव हत्याकांड में निचली अदालत से जमानत खारिज होने के बाद उन्होंने पटना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हालांकि जिस पीठ में मामले की सुनवाई होनी थी उस जज ने सुनवाई से इनकार कर दिया। अब दूसरे कोर्ट में लिस्टिंग की प्रक्रिया चल रही है। जब तक हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलती तब तक उन्हें जेल में ही रहना होगा। फिलहाल अनंत सिंह का शपथ लेने का तरीका और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आशीर्वाद लेना चर्चा का विषय बना हुआ है। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार, शैलेंद्र और आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार में अवैध बालू खनन पर न्यूज 18 की खबर का इतना बड़ा असर हुआ कि विधानसभा में अवैध बालू खनन पर संग्राम दिखा। बजट सत्र में अवैध बालू खनन का मुद्दा गर्मा गया। विपक्ष ने सरकार की नीतियों पर गंभीर सवाल खड़े किए तो डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने पलटवार किया। बड़ा सवाल है कि बिहार में बालू माफिया इतने बेखौफ क्यों हैं? न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। सदन में अवैध बालू खनन पर संग्राम। बालू माफिया क्यों हैं इतने बेखौफ? बिहार में शहर शहर बालू माफिया बेखौफ है। बालू माफिया को पुलिस का खौफ नहीं। बिहार में बालू माफिया कितने बेलगाम हैं, इसकी तस्वीर बिहटा में दिखी थी जब डीएसपी को बालू माफिया ने सरेआम ट्रक से कुचलने की कोशिश की। बेखौफ माफिया के तांडव की कहानी न्यूज 18 ने आपको दिखाया था। तो काज ट्रक से लाता है सब? अभी तो आप बोले ट्रक से आता, अभी काज नहीं। हाँ बता, ट्रक से तो आता है। आज न्यूज 18 की खबर पर बड़ा असर हुआ है। बिहार विधानसभा के बजट सत्र में अवैध बालू खनन का मुद्दा गरमाया। विपक्ष ने सरकार की नीतियों और अमल पर गंभीर सवाल खड़े किए। पालीगंज विधायक संदीप सौरभ और मनिहारी विधायक मनोहर प्रसाद ने इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि शिकायतों के बावजूद बालू माफिया पर कार्रवाई नहीं हो रही। विपक्ष के आरोपों पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने पलटवार भी किया। 500 से 200 से 500 ट्रक रोज मिट्टी काटी जा रही है। कई लोगों ने बहुत उसके लिए विरोध भी किया है। सड़क टूट गई वहाँ, लेकिन कोई उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रशासन और जो पॉलिटिकल संरक्षण है उसके चलते ये हो रहा है। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करना चाहूँगा, क्या इसकी जांच करने का विचार करते हैं कि जो क्रिमिनल है उन पर कार्रवाई हो। अवैध खनन एवं परिवहन के पूर्णतः रोकथाम हेतु जिला खनन टीम एवं स्थानीय अनुमंडल प्रशासन
मनिहारी के द्वारा संयुक्त रूप से जांच एवं छापेमारी की जा रही है और माननीय सदस्य का जो जानकारी दिए हैं तो वो हम पूरी तरह से फिर से एक उड़नदस्ता भेज के जांच भी करवा लेते हैं। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने ओवरलोडिंग ट्रकों को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। सदन में विजय सिन्हा ने कहा, अब कहीं भी ट्रकों पर बालू की ओवरलोडिंग नहीं होती। ट्रैक्टर या छोटी जुगाड़ की गाड़ियों का भी ओवरलोडिंग में इस्तेमाल होता है, लेकिन इस पर भी कार्रवाई की जा रही है। देश में बिहार पहला राज्य है जहां ओवरलोडिंग पूरी तरह से लगभग बंद है और अवैध खनन पर भी महोदय अब ट्रक पर खनन नहीं होता है, ट्रक पर नहीं कि कोई बड़ी गाड़ी को वीडियो बना के भेजेंगे। हमारा कमांड कंट्रोल में बैठा हुआ है प्रधान सचिव के पास सिर्फ वो डिटेल है, उसको हम 10,000 का इनाम देते हैं और ट्रैक्टर पर 5,000 का इनाम देते हैं। बालू माफिया के खिलाफ न्यूज 18 की मुहिम जारी है। न्यूज 18 बिहार झारखंड बेखौफ बालू माफियाओं की हर कारस्तानी को दिखाता रहा है। प्रशासन की लाख कार्रवाई के बावजूद बिहार में बालू माफिया के हौसले बुलंद हैं। विधानसभा के बजट सत्र में अवैध बालू खनन का मुद्दा उठने के बाद न्यूज 18 की रिपोर्ट पर एक बार फिर मुहर लग गई है। बड़ा सवाल है कि बिहार में अवैध बालू का कारोबार कैसे जारी है। बालू माफिया के हौसले इतने बुलंद क्यों हैं? बालू माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई क्यों नहीं होती? बालू माफिया को कौन पाल पोस रहा है? क्या बालू माफिया बेलगाम है और सरकार लाचार है? न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज, शैलेंद्र कुमार के साथ अमित कुमार की रिपोर्ट। बढ़ेंगे आगे और बात अगली खबर की। बिहार में एक बार फिर नाबालिग लड़कियों की सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। बेतिया से एक ही गांव की 5 नाबालिग लड़कियां अचानक गायब हो गई। बेटियों के लापता होने के बाद गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। यह बिहार की कोई अकेली घटना नहीं है। भागलपुर और औरंगाबाद में भी बेटियों के गायब होने का मामला सामने आया है। सवाल यह है कि लड़कियां क्यों गायब हो रही है। पथराई आंखें, दर्द और आंसुओं से भरी डबडबाई आंखें एक मां के दर्द को बताने के लिए काफी हैं। बेतिया, जहां के कुमारबाग थाना क्षेत्र के लखौरा गांव से एक साथ 5 नाबालिग किशोरियां गायब हो गईं। 5 बेटियों के एक साथ लापता होने से पूरे गांव में सन्नाटा पसर गया। ग्रामीण पृष्ठभूमि की ये 5 लड़कियां, किसी ने सिलाई सीखने का बहाना किया तो किसी ने खेत जाने की बात कही और घर से निकल गईं, लेकिन शाम तक वापस नहीं लौटी। परिजनों ने पहले खुद तलाश की और जब कोई सुराग नहीं मिला तो देर रात कुमारबाग पुलिस से शिकायत की गई। तो हमनी के जानते सन कपड़ा सिए गइल बाड़ी सन, तो 4 बजे घरे आयल बानी सन, खोजले बानी सन, जहाँ कपड़ा सियली सन, जहाँ खोज गइल बानी सन ओतही नहीं सन भेटाए। तो सब लोग माने लोग कहलक जे 5 गुड़िया के संग गइल बाड़ी सन, कपड़ा पहनले बाड़ी सन नया नया, और लड़की कपड़ा ले ले बाड़ी सन, और लड़की नहीं सन ले ले, और लड़की घास के गइल बाड़ी सन। तो हमी के बकर लेके चल गई सन, हमी के कनी से बबी सियाई करे चल दिलन, हमी के आवत नहीं सब 1 घंटा में तना वैलल तो वहर पर जो के हमी के खोजे बहर गनी से सरे में खोजला के बाद में ना भेटैल तो थाना पर गनी सन। बेटियां कहां गईं, किसके साथ गईं, ये पहेली है। परिवार परेशान है। पुलिस ने FIR दर्ज कर स्टेशन, बस स्टैंड और आसपास के इलाकों के CCTV फुटेज खंगालने शुरू कर दिए। अच्छा नहीं लग रहा है हमको, मेरी बहन लापता हो गई है। आपको इतने बोल रहा हूँ, हम बहन के मेरा खोजने की थोड़ा कोशिश करिए, कितना जल्दी मिल जाए। पुलिस के पास गए थे? पुलिस के पास गए थे, रिपोर्ट लिखाया। वो खोजने की कोशिश बहुत कर रहे हैं, हम भी खोजने की कोशिश कर रहे हैं सर। सब जगह मैंने कोशिश करी, लेकिन मालूम नहीं चल रहा है कहाँ पे है आप लोग। लेकिन ये कोई अकेला मामला नहीं है। भागलपुर जिले से भी 2 नाबालिग छात्राएं 8 जनवरी से लापता हुई थी। बाद में सोनाक्षी और जिया को 31 जनवरी को मुंबई से सकुशल रिहा कराया गया। औरंगाबाद में 18 जनवरी से गायब 4 लड़की 1 फरवरी को हरियाणा के गुरुग्राम से मिलती है। लेकिन ये घटनाएं गंभीर सवाल तो पैदा जरूर कर रही हैं।
आखिर एक ही गांव से ये 5 नाबालिग लड़कियां कैसे गायब हो गई? क्या लड़कियों को बहला फुसला कर ले जाया गया? क्या इस गैंग के पीछे कोई संगठित नेटवर्क है? भागलपुर और औरंगाबाद की घटनाएं क्या कहती हैं? क्या पुलिस की जांच सही दिशा में आगे बढ़ रही है? आखिर कब सुरक्षित लौटेंगी ये बेटियां? एक तरफ बेतिया की ये 5 बेटियां तो दूसरी तरफ भागलपुर की 2 छात्राएं। सवाल एक ही है, क्या बिहार में नाबालिग लड़कियां सुरक्षित हैं? एक ही मोहल्ले से गायब 5 बेटियों के गायब होने के बाद गांव में चित्कार मचा हुआ है। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। अब देखना होगा कि बेतिया पुलिस इस 5 बेटियों को कब तक ढूंढ कर लाने में सफल हो रही है। मुन्ना राज, न्यूज 18, लखौरा, पश्चिमी चंपारण। वहीं देखिए, मधेपुरा से एक बेहद और दुखद चौंकाने वाली खबर सामने आई। बीपी मंडल इंजीनियरिंग कॉलेज की एक छात्रा की हॉस्टल में संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। छात्रा का शव हॉस्टल के कमरे में फांसी के फंदे से लटका मिला है, जिसके बाद कॉलेज परिसर में हड़कंप मच गया। मामले को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें मधेपुरा स्थित बीपी मंडल इंजीनियरिंग कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल की है। इसी हॉस्टल के कमरा नंबर 305 में इंजीनियरिंग की एक छात्रा का शव फांसी के फंदे से लटका मिला। छात्रा उसी कमरे में 2 अन्य छात्राओं के साथ रहती थी। बताया जा रहा है कि सोमवार को दोनों रूममेट क्लास के लिए चली गई थी, जबकि मृतक छात्रा कमरे में पढ़ाई कर रही थी। क्लास से लौटने के बाद जब दोनों छात्राएं कमरे पर पहुंची तो दरवाजा अंदर से बंद मिला। काफी देर तक दरवाजा नहीं खुलने पर हॉस्टल स्टाफ को सूचना दी गई। इसके बाद दरवाजा तोड़ा गया। 2 बजे से हम लोग का क्लास था, फिर 2 बजे से लेकर 3:30 बजे तक लगभग क्लास किए। फिर वापस आए तो गेट ओपन करने का कोशिश की, जो कि मेरे से नहीं हो पाया। फिर सीनियर मैम लोग, अगल बगल की जितनी भी मैम या बैचमेट्स थी, सब आई। फिर सब मिलके खोल रहे थे, फिर भी नहीं खुला। फिर वार्डन आंटी को कॉल किया गया, वार्डन आंटी आई। फिर वार्डन आंटी फिर गार्ड्स अंकल लोग को लेके आए। फिर वो लोग खोले तो जब खुला गेट तो देखिए कि वो खत्म हो चुकी है। एक भी कॉल नहीं किया। क्या बताई कॉल करके? क्या आपकी लड़की को फांसी लगा कर मर चुकी है, आप आइए। लोग जैसा ही सुने घर से चल दी। पटना के शंभू हॉस्टल में नीट की छात्रा की मौत का मामला शांत हुआ भी नहीं। इसी बीच मधेपुरा के बीपी मंडल इंजीनियरिंग कॉलेज में मुजफ्फरपुर की छात्रा की संदिग्ध हालत में मौत ने बेटियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता पैदा कर दी है। मृतक छात्रा मुजफ्फरपुर जिले के सकरा की रहने वाली थी। सितंबर 2024 में ही उसका कॉलेज में नामांकन हुआ था। परिजनों के मुताबिक 27 जनवरी को ही छात्रा अपनी मौसी के घर से लौटकर हॉस्टल आई थी। परिवार का दावा है कि छात्रा ने कभी किसी परेशानी या तनाव की बात साझा नहीं की थी। घटना स्थल पर आने से पहले उस डेड बॉडी को प्रशासन द्वारा बाहर निकाल दिया गया। हम उस डेड बॉडी का मूवमेंट हम लोग देख नहीं पाए और मैं शासन प्रशासन से आग्रह करूंगा, विनती करूंगा कि इसको उच्च स्तरीय जांच की जाए। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और हॉस्टल में रहने वाली अन्य छात्राओं से भी पूछताछ की जा रही है। इस घटना ने कई गंभीर सवाल भी खड़े कर दिए हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि छात्रा ने ये कदम उठाया? पुलिस के पहुंचने से पहले दरवाजा क्यों तोड़ा गया? परिजनों के आने से पहले शव क्यों उतारा गया? साथ रहने वाली छात्राओं को पहले कभी कोई शक क्यों नहीं हुआ? क्या छात्रा के साथ कुछ गलत हुआ? एक होनहार छात्रा की मौत, हॉस्टल का बंद कमरा और ऐसे सवाल जिनके जवाब अब तक नहीं मिले। क्या ये सिर्फ खुदकुशी है या इसके पीछे कोई और वजह छिपी है? जांच जारी है, लेकिन सच्चाई तक पहुंचना अब सबसे बड़ी चुनौती है। मधेपुरा से न्यूज 18 के लिए श्रीकांत रॉय की रिपोर्ट। तो मधेपुरा के बीपी मंडल इंजीनियरिंग कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल में संदिग्ध हालत में छात्रा की मौत पर पुलिस और कॉलेज का आधिकारिक बयान सामने आया है। मधेपुरा एएसपी ने बताया कि मृत छात्रा के शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया गया है। फिलहाल परिजनों की ओर से कोई लिखित आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।
आवेदन मिलने के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट और एफएसएल जांच रिपोर्ट के आधार पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं इस घटना को लेकर कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर अरविंद कुमार अमर ने बताया कि घटना के समय वो पटना में एक बैठक में शामिल थे और इसी दौरान हॉस्टल सुपरिटेंडेंट ने उन्हें फोन कर घटना की जानकारी दी। कॉलेज स्टाफ के माध्यम से मृतका के परिजनों को भी तत्काल घटना की सूचना दे दी गई थी। पुलिस मौके वारदात पर पहुंचकर एफएसएल टीम को बुलाई है। तदोपरांत शव को पोस्टमार्टम करने हेतु सदर अस्पताल मधेपुरा भेजा गया है। परिजन द्वारा अभी तक आवेदन नहीं दिया गया है। मृतक के परिजन द्वारा आवेदन प्राप्त होने पर एवं पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त होने पर अग्रतर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। तो बताया गया कि ऐसे ऐसे कुछ मामला है, तो हम बोले कंफर्म करके बताइए क्या सही है। तो फिर 10 मिनट में बताई कि ऐसा ऐसा मामला है। फिर हमने तुरंत वहाँ से थाना को तुरंत सूचना दिया। फिर हम अपने विभाग जो है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी टेक्निकल एजुकेशन, उनको उनके डायरेक्टर हैं, उनको भी रिपोर्ट की ऐसे ऐसे मामला है सर। तो वे देखिए, मधेपुरा में इंजीनियरिंग की छात्रा की मौत की गुत्थी अभी सुलझी भी नहीं कि एक और संदिग्ध मौत से हड़कंप मच गया है। आनंद विहार कॉलोनी के लॉज में 24 साल की निधि कुमारी का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। वो बीपीएससी शिक्षक भर्ती की तैयारी के लिए पिछले 1 महीने से यहाँ रह रही थी। घटना के समय कमरे में अकेली थी। कमरे का गेट खोलने पर छात्रा बेहोश मिली। मेडिकल कॉलेज ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया। पुलिस ने कमरे को सील कर दिया है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। हमको कुछ मालूम नहीं है। हम परसों मिले थे शाम में, उसके बाद घर गए। उसके बाद रात में 6 बजे बात हुई थी तो सब ठीक था। अभी हमको ऑफिस में पता चला, ऑफिस करके हम जाते हैं। जो मेरी दीदी थी, मेरे जाने के बाद वहाँ देखे तो गेट खुलने के बाद वहाँ पर बेहोश पड़ी हुई थी। इसके बाद हम उसको वहाँ से मेडिकल कॉलेज लाए और यहाँ लाने के बाद यहाँ पे कहा गया कि इसका डेथ हो। एक लड़की अर्चना कुमारी है, वो हमको फ़ोन से सूचना दी। तो फिर फ़ोन से सूचना देने के बाद दरवाज़ा धक्का मारी, अंदर गई देखने तो शरीर में कोई एक्टिविटी नहीं था। ऊपर एक शिव कुमार जी रहते हैं, इसी हॉस्पिटल में काम करते हैं, तो वही आए, देखे सुने तो फिर उसको उठा के हॉस्पिटल लेके आए। हॉस्पिटल में यहाँ जो हुआ। और अब बात नीट की छात्रा संवेदना की। जहानाबाद में नीट छात्रा संवेदना की संदिग्ध मौत को लेकर जिले में विरोध प्रदर्शन जारी है। सरकार ने मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश की, लेकिन लोगों का आक्रोश कम नहीं हुआ। न्याय की मांग को लेकर संवेदना के पैतृक गांव से 22 किलोमीटर की लंबी पदयात्रा निकाली गई। ब्रह्मर्षि समाज की ओर से विरोध मार्च निकाला गया। जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच, दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की गई। लगता है 5 तारीख से लेके आप 6 तारीख तक तो फुटेज निकालिए, खाली दिखा रहे हैं कैसे केमारी टूटा, कैसे लड़की बेहोश हुई, कैसे उसको रेप हुआ। हम यही चाहते हैं, बेहोश से रेप नहीं होता है बेटा। कहाँ हुआ, उसको कातिल कहाँ है बैठा हुआ, उसको अथी लगाओ, उसी के हम अथी में बैठे हुए हैं। आप देख रहे हैं विगत 25 दिनों से सरकार आंख बंद करके सोई हुई है अपने गुंडों को बचाने के लिए। उनका जो भी नेता मंत्री और पुलिस प्रशासन के जो उच्च पदाधिकारी हैं जो इसमें शामिल हैं, उसको बचाने का प्रयास कर रही है। इसलिए हम लोग आज पतियामा से जहानाबाद समरालय तक पैदल मार्च शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं। और देखिए, बजट सत्र के दौरान गायघाट की जेडीयू विधायक कोमल सिंह और मंत्री श्रेयसी सिंह के बीच हुई बहस की जमकर चर्चा हो रही है। अपने ही सरकार से स्टेडियम निर्माण को लेकर सवाल पूछने के बाद कोमल सिंह ने मंत्री के जवाब पर ही सवाल उठा दिया था। पूरे मामले पर विधायक कोमल सिंह ने न्यूज 18 से बातचीत में कहा कि सवाल स्टेडियम निर्माण को लेकर था और कोई विवाद नहीं, क्योंकि सवाल पूछने के बाद मंत्री ने जवाब भी दिया और उम्मीद है समस्या का जल्द समाधान होगा। कोमल सिंह ने सीएम नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की। कोमल सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तुलना चमकने वाले हीरे से की। जेडीयू विधायक कोमल सिंह से बात की है न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। के दौरान बिहार विधानसभा में जेडीयू विधायक कोमल सिंह को लेकर आज
चर्चा तेज हो गई है। दरअसल कोमल सिंह ने बजट सत्र के दौरान अपनी ही सरकार से सवाल पूछ दिया, यानी खेल मंत्री श्रेयसी सिंह से सवाल किया और उनका जो जवाब आया उसके बाद भी इन्होंने सवाल किया, तो चर्चा तेज है। और कोमल जी, क्या लग रहा है, अपनी सरकार में खासकर सत्ताधारी पार्टी के जो विधायक होते हैं वो अक्सर सवाल नहीं पूछते हैं कि चर्चा होने लगेगी, आपने आज सवाल किया? नहीं, मेरा नहीं मानना है कि सवाल नहीं पूछते हैं, क्योंकि हम सब की सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है, हमारा कर्तव्य होता है कि अपने क्षेत्र की जो जनता कह लीजिए, अभिभावक कह लीजिए, परिवार कह लीजिए, जिन लोगों ने हमें चुन के विधानसभा में भेजने का काम किया, ये उनका उम्मीद हमसे जुड़ा हुआ रहता है कि उनके क्षेत्र की जो समस्याएं हैं जिनसे वो जूझ रहे हैं उसको हम मजबूती से विधानसभा में रख सके। सवाल पूछने के बाद पछतावा तो नहीं हो रहा है कि हमने सही नहीं किया, सदन में हमें नहीं पूछना चाहिए, या ऐसा लग रहा है कि नहीं, आपने सवाल पूछा, सही किया, सॉल्व भी हो जाएगा? बिल्कुल, मुझे कोई पश्चाताप नहीं है सवाल पूछने का, मेरा कर्तव्य था, मैंने अपना काम किया और मुझे पूरा विश्वास है अपने माननीय मंत्री जी लोग पे भी, और खासकर अपने आज मैंने खेल से संबंधित सवाल पूछा था, मुझे पूर्ण विश्वास है अपनी माननीय खेल मंत्री जी पे भी। उन्होंने मुझे आश्वासन भी दिया है कि जल्द से जल्द जो रीडेवलपमेंट का काम है मैदान स्टेडियम को लेकर, उस पे भी वो काम शुरू करवाएंगी। जनता तो वाह वाह कर रही है कि वाह, कोमल जी ने सरकार में रहते हुए सवाल कर दिया, और श्रेयसी सिंह ने जो जवाब दिया उसके बाद भी आपने सवाल कर दिया। तो सवाल था इसलिए सवाल किया, क्योंकि जो चीज धरातल पे जो देखने को हमें मिलती है, तो वो चीज हम ही लोग ना अपने मंत्री जी या मुख्यमंत्री जी को अवगत कराएंगे। और आज ये नीति हमारे नीतीश जी का ही सरकार है, एनडीए की सरकार है, जो मैं बार बार कह रही हूँ, जो बिहार कहाँ था और आज बिहार कहाँ पहुंच गया है। मैं तो अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को वो बिहार का हीरा समझती हूँ जिनके चमक से आज पूरा मेरा बिहार चमक रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो विधायक कोमल सिंह हमारे साथ थी और इन्होंने खुलकर कहा है कि एज ए विधायक, यानी विधायक की हैसियत से हमने सवाल पूछा, हमने कोई गुनाह नहीं किया, हमें कोई पश्चाताप नहीं है, और हमारे सवाल पूछने के बाद अगर समस्या का समाधान हो जाता है तो हम बार बार सवाल पूछेंगे। कैमरामैन